नमस्कार सभी बच्चों को। आज एक बार फिर से रिवीजन क्लास में हम लोग परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है प्रायिकता से। कह रहा है P A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 × PA = PB = 5.13। एक कंडीशन याद रखिएगा कि हमेशा PA और PB का मान बड़ा होता है पी ए इंटरसेक्शन बी से। अगली कंडीशन क्या कहती है कि पी ए का मान पी बी का मान छोटा होता है पी ए यूनियन बी से। ठीक, ये कंडीशन आपकी सवालों के बीच में काफी मदद करती है। ठीक, वैसे सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। 2PA = 5/13 और PB = 5/13। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ से यदि PA का मान निकाले हैं तो ये आ जाएगा 5/26 और PB का मान निकालें तो आ जाएगा 5/13। अब फार्मूला क्या होता है अपने पास, PA यूनियन B, PA यूनियन B = PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब देखिए ध्यान से, एक मान की और कमी हो गई इसमें से। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, दिया हुआ है PA इंटरसेक्शन B का मान है 2/5। PA/B का मान है 2/5। चलिए, एक तो क्वेश्चन ये फार्मूला आपको ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या है कि यदि PA/B का मान आपसे पूछे, PA/B का मान आपसे पूछे तो आप लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB, अपॉन में PB। यदि यहाँ बटे में B है तो आप भी नीचे क्या लिखेंगे, B। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यदि घटना B घटित हो चुकी हो तब घटना A के घटित होने की प्रायिकता। यदि घटना B घटित हो चुकी हो तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता। तो इसका मान हमको दिया गया 2/5 बराबर में PA इंटरसेक्शन B का मान हमको नहीं पता है। ठीक, PB का मान हमको पता है 5/13। 5/13, 13 को ऊपर पहुंचा के 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2/13। किसका मान आ गया, PA इंटरसेक्शन B का। PA इंटरसेक्शन B का मान आ गया 2/13। अब ये जो फार्मूला हमने लिखा था इसमें आप इसको रख दीजिए और मान किसका प्राप्त हो जाएगा, PA यूनियन B का। PA यूनियन B का। अच्छा, PA का मान कितना है अपने पास, 5/26 प्लस PB का मान कितना है, 5/13। ठीक, और माइनस में 2/13। एलसीएम कितना आएगा, 26। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। 15 में 4 गया 11। 11/26 जो है वो PA यूनियन B का आंसर आ गया। आप आंसर अपना चेक करना चाहते हैं, देखिए PA के मान और PB के मान से PA यूनियन B का मान बड़ा है। ठीक, और PA इंटरसेक्शन B का मान छोटा है। यानी ये एल्गोरिथम जो भी थी ये भी दोनों क्या हो गई, सिद्ध हो गई। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया एक और प्रश्न है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर
एक्स वाई जेड हमको सिद्ध करना है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम क्या कीजिए आप, tan इनवर्स एक्स को यहाँ बनाए रखिए प्लस tan इनवर्स वाई को यहाँ बनाए रखिए, बराबर को उधर आप कर देंगे पाई माइनस tan इनवर्स जेड। इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कभी कहीं 2 नंबर का, कहीं कहीं 5 नंबर में भी पहुंच जाता है। ठीक, इसको यहां से उठाया और उस तरफ फेंक दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दूसरी तरफ अपने पास क्या है, पाई माइनस tan इनवर्स z। अब इस tan को यहाँ से यदि उठाएंगे और उधर पहुंचा देंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan पाई माइनस tan इनवर्स z, पाई माइनस tan इनवर्स z। ये होता है 90 माइनस, और ये होता है 90 प्लस लेकिन 180 माइनस, सेकंड कोऑर्डिनेट। और इसमें साइन धनात्मक होता है, tan ऋणात्मक होता है। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर जो मान आएगा वो आएगा tan माइनस का tan इनवर्स z, माइनस का tan इनवर्स z, इसका मान आ जाएगा। ठीक, tan से tan हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया अपने पास माइनस का z। इधर क्या है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके नीचे एक मान के इसका हम गुणा कराते हैं। ठीक, तो अपने पास इधर क्या आ गया x प्लस वाई। अब इसका इधर गुणा कराएंगे जब, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का z और माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई जेड। इसको इधर उठा लीजिए, एक्स वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 6 टू जेड प्लस 1 अपॉन 1, x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन माइनस 2 बराबर जेड माइनस 7 अपॉन 1 के बीच की न्यूनतम दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक, के बीच की न्यूनतम दूरी 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, 2022 की परीक्षा में 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहले से था। कैसे निकालेंगे, हमको निकालनी क्या, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी सबसे पहले समझिए है क्या। ठीक, ये है क्या। ठीक, तो ये रेखा का कार्तीय समीकरण है। ठीक, रेखा का कार्तीय समीकरण। अब रेखा के कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण में अंतर होता है। ठीक, रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, ठीक, तो याद रखिएगा आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये होता है रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस एक्स वन अपॉन ए y माइनस वाई वन अपॉन बी z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये रेखा का कार्तीय समीकरण होता है। अब बात आ जाएगा समतल की, तो समतल का कार्तीय सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर डॉट एम वेक्टर बराबर डी, और समतल का कार्तीय समीकरण क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये समतल का मूल समीकरण या मूल कार्तीय समीकरण आप कह सकते हैं। तो ये हमने जान लिया कि ये समतल का रेखा का कार्तीय समीकरण है। ठीक, अब इसमें जो ऊपर है इसकी तुलना कराएंगे आप, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। इस तुलना इसकी कराएंगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी टू। तो ऊपर जो x1 y1 और z1 के मान मिलेंगे
इस वाले रेखा में, ठीक, तो वो ए वेक्टर बन जाते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट ए वेक्टर बराबर माइनस का आई, क्योंकि यहाँ सूत्र में माइनस होता है, यहाँ प्लस है, ठीक, माइनस का ही जे और माइनस का ही के। इसके बाद बी वेक्टर, जो इसके नीचे दिक अनुपात लिखे हुए हैं, इन दिक अनुपातों को हम कहते हैं बी वेक्टर। तो पहली रेखा के इस कारण इसको लिख देंगे b1 बराबर 7i माइनस का 6j और प्लस का k। इसी प्रकार इस रेखा के पास आए तो ऊपर जो लिखे हुए हैं, ठीक, जिन बिंदुओं से ये रेखा होकर गुजर रही है, इन बिंदुओं को a2 वेक्टर के नाम से संबोधित करेंगे। तो ये हो जाएगा 3i प्लस का 5j और प्लस का 7k, ठीक। और इसके बाद नीचे जो रेखा है इसको संबोधित करते हैं, ये दो दिक अनुपात हैं इस रेखा के, इनको हम लोग b2 वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। ये हो जाएंगे i माइनस का 2j और प्लस का k वेक्टर। अब उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, बीच की दूरी d बराबर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 को निकाल लेते हैं, ठीक। तो उसके लिए आपको b1 को देखना है और b2 को देखना है। सबसे पहले आप इसको हल करेंगे तो i j की क्रॉस निकालना आपको पता होगा। तो b1 पहले है तो b1 का मान पहले लिखेंगे 7 माइनस 6 1, b2 बाद में, उसका मान बाद में लिखेंगे 1 माइनस 2 और 1। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक। प्रसार करेंगे तो i लिख लिया। अब i का मान जब छिपाएंगे तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो माइनस का 6 और प्लस का 2 बचेगा माइनस का 4, बीच वाला माइनस होता है। अब इसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस का 1 यानी 6j। इसके बाद प्लस लास्ट वाले का माइनस का 14 और माइनस माइनस प्लस का 6 यानी माइनस का 8 की, ठीक। तो b1 क्रॉस b2 का मान कितना आ गया अपने पास, माइनस 4i माइनस का 6j और माइनस का 8k, ठीक। अब मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकालें, यदि इसका परिमाण निकालेंगे तो 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 36 और 64 100 होता है और जोड़ देंगे तो 116, 160, ठीक, 160। अब इसके बाद a2 माइनस a1 डायरेक्ट हम यही कर लिख देंगे आखिर। a2 में a1 को घटाना है तो a2 में 3i में घटाएंगे इसको माइनस का i हो जाएगा 4i, ठीक। 5j में घटाएंगे कितना, माइनस का j हो जाएगा 6j, 7k में घटाएंगे कितना, माइनस का k हो जाएगा 8k, ठीक। इसका गुणा किससे कराना है, तो इसका गुणा कराना है b1 क्रॉस b2 से, और b1 क्रॉस b2 का मान कितना है, माइनस का 4i माइनस का 6j और माइनस का 8k, ठीक। और अपॉन में मॉड ऑफ b1 का मान कितना है, √116। गुणा करा देते हैं, 4 चौके 16 माइनस का, 6 छरंग 36 भी माइनस का और 88 64 भी माइनस का। अच्छा इसको हल करते हैं तो ये आ गया माइनस का 1, वही चीज आ गई, माइनस का 116 और नीचे क्या है रूट में 116, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 116, ठीक। ये क्या आ गया इनके बीच की न्यूनतम दूरी। यदि कुछ कॉमन होकर बाहर आ रहा है इसके से रूट से तो आप कर सकते हैं, अन्यथा ये क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक परिवार में एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, देखिएगा एक परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं,
एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, यदि ये ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक लड़का है, बच्चों में से कम एक लड़का है, ठीक, और दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। देखिए 2 बच्चे हैं, तो कुल घटनाएं कितनी बन सकती हैं? कुल घटनाएं ये बन सकती हैं कि भाई जब 2 बच्चे हैं तो हो सकता है कि दोनों क्या हो, बॉय हो, पहला भी बॉय और दूसरा भी बॉय। हो सकता है पहला बॉय हो दूसरा क्या हो, गर्ल हो सकता है कि पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो, ये भी हो सकता है कि पहली गर्ल हो दूसरी भी गर्ल हो, ठीक। तो इन 4 कंडीशंस के अलावा कोई अन्य कंडीशंस नहीं बन सकती इसमें, ठीक। अब क्या कह रहा है, हमको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक लड़का है, तो माना एक घटना में मान ली, ठीक, कौन सी घटना की कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये उसको ज्ञात है, यानी ये प्रायिकता हमको नोन है, पता है, ठीक। ये उसको ज्ञात है कि कम से कम उनमें से एक तो लड़का है, तो इसकी घटनाएं कितनी बन जाएंगी भाई? तो इसकी घटनाएं बन जाएंगी, पहली घटना तो ये बन गई भैया जब दोनों लड़के होंगे तब भी कम से कम एक लड़का तो इसमें शामिल ही है, एक तो ये, इसमें भी एक लड़का शामिल है, इसमें भी एक लड़का शामिल है, ठीक। ये शर्त हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कोई लड़का शामिल नहीं है। अब कह रहा है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, अब एक घटना और मान लेते हैं जिसमें क्या होगा, दोनों के लड़के होने की प्रायिकता। तो दोनों के लड़के होने की घटनाएं कितनी अपने पास, तो टोटल 4 ही घटनाएं थी, जिसमें से एक ही घटना ऐसी है जिसमें दोनों बच्चे कैसे हैं, लड़के हैं, ठीक। अब आपसे अगर कोई पूछे एन ई का मान यानी नंबर ऑफ ई, तो घटना ई में कितने नंबर है, 3, तो एन ई का मान कितना हो जाएगा, 3। अब आपसे अगर कोई पूछे एन एफ का मान, तो नंबर ऑफ एफ में कितने नंबर है, 1। यदि आपसे कोई पूछे कि ई इंटरसेक्शन एफ, तब भी आप क्या बताएंगे, ई और एफ में क्या कॉमन है, तो ई और एफ में ये कॉमन है, बॉय, तो ई और एफ में क्या कॉमन हो गया, तो नंबर ऑफ आपसे कोई पूछ दे अब ई इंटरसेक्शन एफ, तो भी आप क्या बताएंगे, 1, बस। अब आपसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक घटना हमको ज्ञात है ई, तो हमसे एफ के होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक। यानी कह रहा है कि कम से कम एक लड़का है, ये बात तो हमको पता है, तो दोनों के लड़के होने की प्रायिकता हमको बतानी है। यानी वो हमसे पूछ रहा है पी ई ज्ञात है उसको, जो चीज ज्ञात होती है, जो जिस चीज की प्रायिकता हमको ज्ञात होती है वो नीचे रहती है, और जो ज्ञात करनी है वो ऊपर रहेगी। तो यानी हमसे क्या पूछ रहा है, पी एफ अपॉन ई बराबर हो क्या जाएगा, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ई, ठीक। अब याद रखिएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ को लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन एस। पी ई कैसे निकलेगा भाई, तो पी ई निकलेगा एन ई अपॉन एन एस, ठीक। इसको क्या कर दिया, कैंसिल। एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, 1, और एन ई का मान कितना है, 3, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/3। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/3। उम्मीद है समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक। लेकिन ये पूछा गया है आपसे परीक्षा में 5 नंबर का, ठीक, 2022 की परीक्षा में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अवकलन के अनुप्रयोग से है, 8 नंबर में पूछा गया है। कह रहा है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो dv अपॉन dt किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष, कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। याद रखिएगा आयतन में परिवर्तन है, इसकी जांच कैसे की गई भाई, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है,
पर सेकेंड इसका मतलब समय के सापेक्ष हो रहा है। ठीक, कह रहा है यदि इसकी कोर, ठीक, बात हो रही घन की, मान लिया हमने घन की भुजा क्या है ए, कोर क्या है उसकी ए का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, ए का मान है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद तेरा इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल हमने मान लिया ए और किस दर से बढ़ रहा है ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। अब समय के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt बराबर a क्यूब का अवकलन आ जाएगा 3a², लेकिन हम कर रहे हैं t के सापेक्ष, इस कारण से क्या आ जाएगा dA अपॉन dt, क्या आ जाएगा dA अपॉन dt गुणा में, जैसे y का x के सापेक्ष करते हैं तो dy अपॉन dx आ जाता है बगल में। ठीक, इसी प्रकार a का हम लोग t के सापेक्ष करेंगे तो dA अपॉन dt, क्योंकि दोनों ही अवकलनीय पद है यहाँ पर। ठीक, अब dv अपॉन dt का मान आपको प्राप्त है कितना 9, रख दिया 3a², ठीक, dA अपॉन dt कैंसिल आउट किया तो कितना आया, यहाँ गया 3, a का मान कितना है अपने पास, तो a का मान है 10, स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो dA अपॉन dt। ठीक, तो यहाँ से dA अपॉन dt की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3/100। ठीक, इसको यहीं पर रोक देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या क्या करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल हमको पता है इसका क्या होता है 6a²। ठीक, घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², आयतन a क्यूब और क्षेत्रफल होता है 6a²। फिर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt, 6 बार है a² का क्या हो जाएगा 2a, a² का क्या हो जाएगा 2a, a का t के सापेक्ष हो जाएगा dA अपॉन dt। अब देखिएगा 6 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 10 और dA अपॉन dt का मान अभी निकाल के आए हैं 3/100, एक जीरो से एक जीरो को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, अब उसके बाद 6 और 6 36/10 भाग देंगे तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी ये इसकी क्या आ गई क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। धनात्मक आई तो बढ़ रहा है, ऋणात्मक आती तो घट रहा होता। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या किया जा रहा है, कह रहा है a mod of a इक्वल टू 3, mod of b इक्वल टू 4 और mod of c इक्वल टू 2। अब कह रहा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मान 0 के बराबर है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर का मान हमको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हमको दी गई है, इसका यदि हम वर्ग कर दें, वर्ग करने पर यदि इसका वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक, और इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका अगर होल स्क्वायर खोले तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट c वेक्टर, फिर आ जाएगा 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2 b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 2 c वेक्टर डॉट a वेक्टर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2c और बराबर में क्या चल रहा है अपने पास 0। याद रखिए a वेक्टर डॉट a वेक्टर को हम लिखते हैं मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ b वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ c वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। इधर से 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा अपने पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर में क्या आ जाएगा 0।
अब देखिए इसका मान हमको दिया गया कितना, 3 स्क्वायर कर देंगे तो 9, इसका मान है 4 स्क्वायर कर देंगे तो 16, इसका मान है 2 स्क्वायर कर देंगे तो 4। ठीक, प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में क्या है 0। अच्छा 16 4 20 9 29, 29 उधर गया तो माइनस का 29 हो जाएगा। ठीक, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का जो मान आ जाएगा माइनस का 29/2 आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, राइट आंसर, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल तुच्छ सा है, सीपीसी सवाल। लॉजिक से अगर हल करेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा, मेथड 2 नंबर में आया है। कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात करना है। आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। ठीक, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की जगह a है, लेकिन दोनों कोण अगर यहाँ के सेम है, कुछ भी लिखा हो उसका मान क्या हो जाता है π/2। तो ये हो गया कॉट, इसका मान क्या हो गया π/2, और कॉट π/2 यानी कि कॉट 90 और कॉट 90 का मान होता है 0, राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का, अवकल समीकरण से ले लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है dy/dx प्लस का 2y इक्वल टू साइन एक्स। dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए रैखिक अवकल समीकरण बन रहा है। ठीक, तो रैखिक अवकल समीकरण की 2 कंडीशन होती हैं, एक तो होता है dx/dy और एक होता है dy/dx। जब dy/dx दिखाई पड़े तो आप कंपैरिजन कराते हैं dy/dx प्लस का py बराबर q से। ठीक, अगर यहाँ पर y है तो यहाँ y आएगा, फिर उसके बाद आगे y आएगा ही नहीं। ठीक, अगर यहाँ x है, ठीक, इस प्रकार से, तो आगे x आएगा और उसके बाद फिर x आएगा ही नहीं। तुलना कराई तो हमको p का मान प्राप्त हो रहा है 2, q का मान प्राप्त हो रहा है साइन x। अब इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है सबसे पहले IF फंक्शन। ठीक, IF निकालना, IF क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन, ठीक, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर p का मान 2 और साथ में dx। ठीक, 2 बार आ जाएगा, 2 का समाकलन क्या हो जाएगा भाई, e की पावर 2x बन जाएगा जाके। ठीक, अब इसके बाद मुख्य सूत्र लगाएंगे। मुख्य सूत्र क्या होता है, जब y में हो रहा होता है तो लिखते हैं y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और साथ में dx। y आई एफ का मान e की पावर 2x, q का मान क्या अपने पास साइन x, q का मान क्या अपने पास साइन x, और आई एफ का मान है e की पावर 2x। अब इधर तो कुछ करना नहीं, y e की पावर 2x, और इधर आपको क्या करना है फर्स्ट और सेकंड लगा देना है। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड लगा के इसका समाकलन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्या होता है भाई, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन, और माइनस पहले का अवकलन, तो साइन का अवकलन cos x, ठीक, और दूसरे का समाकलन। ठीक, अब इसमें ये आगे कैलकुलेट कैसे होगा, एक बार पुनः अवकलन आप जैसे ही करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पहले वाली चीज बन जाएगी, और उसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, एक बार इसका अवकलन आप पुनः करेंगे
तो क्या बन जाएगी, यही वाली चीज़ फिर वापस आ जाएगी और इसकी जगह आप क्या रख देंगे, y बराबर y इंटू ई की पावर 2x और वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक, कल थोड़े अच्छे क्वेश्चन, मजबूत क्वेश्चन, बड़े बड़े जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और कठिन भी लगते हैं, उनके साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।